नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में एक विचित्र किस्म का तनाव तैर रहा है। राज्य के बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित स्कूलों में लगभग 6 लाख अध्यापकों को एक नया निर्देश जारी हुआ कि अब से आपकी हाजिरी, आपकी अटेंडेंस ऑनलाइन लगेगी। अध्यापक उसके विरोध में खड़े हुए, उनके पास अपने तर्क। ये प्रक्रिया 8 तारीख से लागू हुई, लेकिन 99 या 98% अध्यापकों ने इस प्रक्रिया को स्वीकार नहीं किया। वो पुरानी प्रक्रिया के तहत ही दस्तखत करते रहे। उसके बाद शासन को लगा कि अध्यापकों ने हमारी राजाज्ञा को नहीं माना, तो शासन ने फैसला किया कि अब अध्यापकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। इस शासन के इस रुख ने तनाव और बढ़ा दिया। अब कई स्कूलों में जिलाधिकारियों ने या जिलाधिकारियों के बाद एसडीएम और एडीएम जैसे अधिकारियों ने छापेमारी भी की, और उस छापेमारी में इस बात को देखा कि भाई कौन अध्यापक समय से है, कौन नहीं है, किसके पास मोबाइल है तो मोबाइल में कितना समय जाया कर रहा है, वो फेसबुक और यूट्यूब तो नहीं देख रहा। और उसका कुछ उदाहरण है कुछ जिलों के, जहां अधिकारियों ने उसको पब्लिक डोमेन में भी डाला, ताकि सब लोग जान पाएं कि भाई देखो एक टीचर ने ऐसा किया। ये तरीका तनाव बढ़ाने वाला है। अध्यापकों को पूरी तरह से राजकीय कर्मचारी नहीं मानती कोई सरकार। राजकीय कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारी को, राज्य कर्मचारी को जो सुविधा मिलती है, जो भत्ते मिलते हैं, जो अन्य प्रिविलेज हैं, वो अध्यापकों को नहीं मिलते, प्राइमरी टीचर्स को। आप राज्य कर्मचारी हैं तो आपके पास कैशलेस इलाज का बीमा है, लेकिन अगर आप अध्यापक हैं तो फिर आप आयुष्मान भारत में बनवाइए, जो गरीब जनता के लिए एक योजना चली है। लेकिन फिर भी राज्य कर्मचारियों के ऊपर ऐसी सघन जांच पड़ताल, ऐसी कठिन नियमावली क्यों नहीं लागू हो रही? वो विभाग सरकार के, शासन के जो जनता से जुड़े हुए विभाग हैं, उनकी स्थिति देख लीजिए। तहसील चला जाए गरीब आदमी, तो वहां तो तहसील में तो सब राज्य कर्मचारी हैं। तहसील चला जाए तो ना लेखपाल मिले, ना पटवारी, ना तहसीलदार, ना नायब तहसीलदार। कब आएंगे बताने वाला नहीं कोई। गरीब बैठा है, घूम रहा है, धक्के खा रहा है। तहसील दिवस पर भी अधिकारी नहीं मिलते। डीएम के यहां चले जाइए तो डीएम साहब मिलते नहीं, अर्दली मिलता, कहते साहब अभी नहीं आया, मीटिंग में गए हैं। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के लिए एक व्यवस्था है कि भाई आप रोज सुबह 2 घंटे जनता के लिए रखेंगे। पता लगता है कि घड़ी की सुई आगे बढ़ जाती, साहब आए नहीं, जनता भटक रही। आरटीओ के दफ्तर चले जाइए, प्राधिकरणों में चले जाइए, नगर पालिकाओं के दफ्तर में चले जाइए, बिजली विभाग में चले जाइए, किसी विभाग में चले जाइए, वहां तो सरकारी कर्मचारी है ना। वो समय पर 8 घंटे 10 की ड्यूटी पूरी नियमबद्धता से, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, समर्पण के साथ क्या कर रहे हैं। वो मैंने उन विभागों की चर्चा की जो विभाग सीधे जनता से जुड़े हैं, जहां जनता जाती है, एक बड़ी भीड़ जाती है जहां रोज। थाने में चले जाइए तो थानेदार से मिलना मुश्किल, कारकुन मिलेगा।
कहेगा हाँ जी बताओ, साफ तो नहीं है, बोलो क्या मामला है। मामला फिर समझने की कोशिश करेगा और आपको समझाने की कोशिश करेगा। क्या ये स्थिति नहीं है? फिर आप सोचिए कि जितने भी सरकारी विभाग आपकी दृष्टि में आए, अस्पताल चले जाइए, जिला अस्पताल, कहीं डॉक्टर नहीं तो कहीं कंपाउंडर नहीं, और कंपाउंडर है और डॉक्टर है तो दवा नहीं, और दवा है तो एक्सरे की मशीन नहीं चल रही। क्या ये स्थिति नहीं है? कहां है डॉक्टर, कहां है कंपाउंडर, क्यों कहां बाहर है? जनता पूछ नहीं सकती, और पूछे तो उसका इलाज नहीं होगा, उसको कान पकड़ के बाहर निकाल देंगे आप। क्या स्थिति नहीं है? ये सामान्य रूप से दशकों दशकों से चली आ रही स्थिति, और ये स्थिति जिलों में नहीं, सचिवालय में भी यही स्थिति होती है। किसी यूनिवर्सिटी में चले जाए विद्यार्थी, उसको कुछ अपना कागज पत्तर का वहां काम करना हो तो कंसर्न बाबू नहीं मिलेगा सीट पर। जो चाय पीने चला गया वो चाय पी रहा घंटे 2 घंटे, फिर भोजनावकाश हो गया, फिर पान खाने चले गए, फिर चाय पीने चले गए, फिर चर्चा में मशगूल हो गए और घंटा बज गया। क्या ये स्थिति नहीं है? तो हम केवल अध्यापक को टारगेट करें और केवल ये सोचे कि भाई सारी सख्ती अध्यापक पर हो जानी चाहिए, जबकि ये सरकारी, एक उदाहरण देता हूं ताजा। कहा जाता है कि क्या दिक्कत है अध्यापकों को, वो अपनी दिक्कतें बता रहे हैं, लेकिन फिर भी एक उदाहरण देता हूं। हाथरस में 122 लोग 23 लोग मर गए भगदड़ में, वो भोले बाबा के चक्कर में। उसके बाद घायल और जो मृत हो गए उनको सिकंदरा राव के ट्रॉमा सेंटर पर ले जाया गया। ट्रॉमा सेंटर में ना डॉक्टर था, ना कंपाउंडर था, ना लाइट थी, जनरेटर था तो उसमें तेल नहीं था। ये स्थिति थी ना। वहां डिजिटलीकरण क्यों नहीं हुआ? ट्रॉमा सेंटर में सबकी निगरानी लखनऊ से क्यों नहीं हो रही? ट्रॉमा सेंटर से बड़ी कोई चीज होगी क्या? वो तो बनाई ही आपात स्थिति के लिए है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तमाम ऐसे लोग थे जिनके प्राण अटके थे, वो इसलिए मर गए वहां ट्रॉमा सेंटर में क्योंकि 2 घंटे तक न डॉक्टर आया न कंपाउंडर आया। तब उनकी हाजिरी कैसे लग रही है? वो कौन सा डिजिटलीकरण कर रहे हैं? उनका कोई दूसरा डिजिटल है, इनका कोई दूसरा डिजिटल है क्या भाई? वो किसी दूसरी मशीन पर खेल रहे हैं क्या? ऐसा कैसे हुआ? वो भी तो सरकार से ही तनख्वाह ले रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कि वो निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। फिर अभी तक उसमें कितने लोग सस्पेंड किए गए, कितने जेल भेजे गए, मुझे भी नहीं पता। अध्यापक के लिए तो आपने कह दिया कि नहीं, अगर डिजिटली हाजिरी नहीं लगाएंगे तो हम इनको दंडित करेंगे, नौकरी से निकाल देंगे। अच्छा जी, और उनका क्या होगा? जहां अंधेरे कमरे में मरीज छटपटाता रहा, वो लोग कहां थे? उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई तो ले। मैंने एक उदाहरण दिया आपको, ऐसे उदाहरण आपको हर शहर में, जिले में मिल जाएंगे, गांव में, तहसील में मिल जाएंगे। फिर सारा शासन का सारा राजदंड अध्यापक के ही सिर पे क्यों पड़ रहा है? ये बड़ा प्रश्न है। अध्यापक अपनी समस्याएं बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये समस्याएं दूर कर दीजिए, तो उसके बाद डिजिटलीकरण कर दीजिए, पूरा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले समस्याएं तो दूर हो जाएं। उनको राज्य कर्मचारियों के समान सुविधाएं मिलने लगे। ये महिला अध्यापिकाएं जो हैं, महिला हैं जो अध्यापक, उनकी तैनाती 10 किलोमीटर के भीतर ही रहे, उनके मूल गृह जनपद के में ही रहे, 10 किलोमीटर के दायरे में, क्योंकि महिला के लिए 40-50 किलोमीटर जाना आना बहुत मुश्किल काम होता है।
स्कूलों तक अप्रोच रोड ठीक हो, कनेक्टिंग रोड ठीक हो, शौचालय हो, साफ सफाई हो, और सबसे बड़ी बात, अध्यापक को 2 दर्जन से ज्यादा गैर शिक्षण कार्य जो हैं उनसे मुक्त किया जाए। नहीं, अध्यापक को सिर्फ पढ़ाने दीजिए, उसको आप रसोइया, चौकीदार और कार्यालय में पेंट करने वाला पेंटर भी बना देंगे तो काम नहीं चलेगा ना। ये बुनियादी मसले हैं जिन पर गौर होना चाहिए, लेकिन तलवार खिंच गई। ऐसा लग रहा है इसे युद्ध जैसा वातावरण बनाया जा रहा है। ये विद्यालय भी हमारे, अध्यापक भी हमारे, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी हमारे। सब एक कलेक्टिव ढंग से विचार नहीं हो सकता क्या? और फिर अगर कोई व्यवस्था बनानी ही है तो वो व्यवस्था उस हर आदमी, उस हर नौकरी के लिए एक सी होनी चाहिए जो सरकार से तनख्वाह ले रहा है। फिर अध्यापक ही क्यों अकेले? फिर नगर पालिका का बाबू हो, चाहे कलेक्टर साहब हो, चाहे कप्तान साहब हो, चाहे चेयरमैन हो नगर पालिका के, फिर जितने लोग हैं, चाहे जिला अस्पताल का डॉक्टर हो, फार्मासिस्ट हो, सबके लिए एक सी व्यवस्था कर दीजिए। और कम से कम उन सेवाओं में तो ये सख्ती कर ही दीजिए जहां से पब्लिक डीलिंग है, जहां से सीधे जनता जिनसे जुड़ती है जाकर अपने काम के लिए। तो शायद उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के लिए बहुत राहत हो जाएगी अगर उनको ये पता रहे कि फलां विभाग में बाबू सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक सीट पे मिलेगा। अरे बाबू मिलना तो छोड़िए, कोई बताने वाला नहीं मिलता कि बाबू आएंगे कब, और 2 बार से ज्यादा पूछ लो तो वो बाहर और निकाल देंगे कि चलो बाहर नेतागिरी कर रहे हो। सच्चाई ये है, तराजू बराबर रखिए, एक पड़ला ऊंचा और एक नीचा रखेंगे तो असंगति भी होगी, विसंगति भी होगी, तनाव भी होगा। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस तनावपूर्ण वातावरण को बदला जाना चाहिए। अध्यापकों के बारे में कोई फैसला करने से पहले अध्यापकों की राय जरूरी थी। अगर इतना बड़ा निर्णय शासन को लेना था तो अध्यापकों की राय भी ली जानी चाहिए थी। और अभी भी अध्यापकों के साथ टकराव का रास्ता नहीं अपनाया जाना चाहिए। मुझे लगता है 6 लाख अध्यापक ये इसी प्रदेश के लोग हैं, इनका भी प्रदेश पर उतना ही अधिकार है जितना बाकी लोगों का है। इनकी बात भी सुनी जानी चाहिए, संवेदना के साथ, गरिमा के साथ। धन्यवाद।